हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कितनी तरह की होती है, वो क्या क्या बताती हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कि किसी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में किस तरह से हम डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किनको कहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जिनका पता किसी मैकेनिकल फोर्स या एनर्जी को किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके किया जा सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यानी कि द प्रॉपर्टीज विच कैन बी डिटरमाइंड और ऑब्जर्व्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स और एनर्जी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो कि मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके हम लोग पता लगा सकते हैं। उनको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जिसको अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है। अ फोर्स which requires direct physical contact ऐसे फोर्स को हम लोग मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। और इस तरह से जो प्रॉपर्टीज पता चलती हैं उनको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग नंबर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज को पता लगाने के लिए हम लोग मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज को पता लगाने के लिए हम लोग एनर्जी अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो मैकेनिकल फोर्स को हम लोग लोड भी कहते हैं। ठीक है, लोड और मैकेनिकल फोर्स लगा के जिन प्रॉपर्टीज का पता लगाया जा सकता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है हम लोगों के सब्जेक्ट के हिसाब से, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी मटेरियल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हम लोग जनरली जब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ से क्या समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, स्ट्रेंथ जैसे कि हम लोग इन जनरल बोलेंगे तो क्षमता, यानी कि किसी भी चीज को कैरी करने की कैपेसिटी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो ये डेफिनेशन इसकी काफी नहीं होगी। तो स्ट्रेंथ को मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन करूंगा? तो स्ट्रेंथ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल can sustain without failure। स्ट्रेस हम सभी जानते हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो जब हम लोग किसी भी कंपोनेंट को लोड करते जाते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे लोड इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाती है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे जो इंड्यूस स्ट्रेस है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि मटेरियल उसको कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू के बाद वो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। वो स्ट्रेस, जिस स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस लगाने के बाद वो मटेरियल ब्रेक हो जा रहा है या फिर फेल हो जा रहा है, इस स्ट्रेस की उस वैल्यू को हम लोग उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। अब यहां पर स्ट्रेंथ को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन में आप एक बार देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने फेलियर वर्ड मेंशन किया है। ठीक है, सो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फेलियर। नाउ यहां पर जो फेलियर होता है वो दो तरीके का होता है। हमारे केस में दो तरीके से हम लोग किसी भी चीज को फेल्ड मानते हैं, किसी भी कंपोनेंट को फेल्ड मानते हैं। पहला, अगर वो इस तरह इतना डिफॉर्म हो जाए कि हम उसको यूज ना कर सके, उसको या तो रिप्लेस करना पड़े या तो उसको हम लोगों को रिपेयर करना पड़े, इतना उस पर डिफॉर्मेशन हो जाए। जैसे कि कोई बोल्ट की बात करता हूं मैं, नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट की बात करता हूं, तो जो बोल्ट है वो इतना बैंड हो गया कि मैं उसको या तो अब उसको रिप्लेस करूंगा या तो उसको मैं रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा डिफॉर्मेशन जिसको कोई भी कंपोनेंट रिकवर नहीं कर सकता, उस डिफॉर्मेशन को हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो पहला जो होता है फेलियर ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको नट एंड बोल्ट का,
तो यहाँ पर जो मैंने नट एंड बोल्ट का अरेंजमेंट बोला, उसमें जो बोल्ट है वो उसमें जो बेंडिंग हो गई है, अब वो उसको वापस वो रिटर्न नहीं कर सकता, उसको रिकवर नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई उसको मैं बोलूंगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सो फर्स्ट फेलियर आता है आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, एंड दूसरा हम लोग बोलते हैं परमानेंट रप्चर, यानी कि टूट जाना, परमानेंट रप्चर, और वी कैन कॉल इट फ्रैक्चर। जैसे कि खासकर जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं उसके केस में हम लोग यहाँ पर फ्रैक्चर की बात करते हैं, और जो आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसके केस में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल क्या होता है यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। डक्टाइल मटेरियल हम ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं जिनमें जो इलोंगेशन होता है, परसेंटेज इलोंगेशन जो होता है वो आपका 5 to 15% के बीच होता है या फिर 15% से ज्यादा होता है। 5 to 15% के बीच जब परसेंटेज इलोंगेशन मिलता है तो मैंने आपको बताया है ऐसे डक्टाइल मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल, इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। एंड अगर 15% से ज्यादा परसेंटेज इलोंगेशन मिलता है तो उस केस में ऐसे डक्टाइल मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल, कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल। ओके, सो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसके लिए हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला जो केस है इसको हम लोग फेलियर क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं, क्योंकि जब कोई कंपोनेंट प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है तो वो वापस अपने इनिशियल शेप एंड साइज में नहीं जा पाता और वो यूज करने लायक नहीं रह जाता। दैट्स व्हाई इस केस में हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को फेलियर बोल सकते हैं। देन अगर कोई ब्रिटल मटेरियल है तो जनरली उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कम होता है। दैट्स व्हाई ब्रिटल मटेरियल के लिए मेजरली जो फ्रैक्चर होता है उसको हम लोग यहाँ पर जो फेलियर क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस व्हिच अ मटेरियल कैन सस्टेन। अब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, कुछ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस झेल सकते हैं, कुछ मटेरियल्स कम स्ट्रेस झेल सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेस है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखेंगे आप जितना भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी मॉस में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे सभी में हम किसी ना किसी तरह के स्ट्रेसेस की बात करेंगे, स्ट्रेसेस के साथ डील करेंगे। तो स्ट्रेस इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर आप ध्यान देंगे स्ट्रेस की डेफिनेशन में, यहाँ पर मैं नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो चाहे वो शेयर स्ट्रेस हो, दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये रेजिस्टिंग फोर्स है पी, रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, जो इसका डेरिवेशन किया था मैंने बताया था, उसमें जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड लोड। ओके, सो यहां से पी बाई ए का फॉर्मूला आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं। ठीक है, देन अपॉन एरिया। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो स्ट्रेस है वो सिर्फ लगाए गए लोड पे डिपेंड कर रहा है, और जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है या जो भी एरिया है जिसपे वो लोड एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर से एक चीज समझ आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रेस है, चाहे वो शियर स्ट्रेस हो चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो, वो सिर्फ लोड एंड एरिया पे डिपेंड करती है। सो स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल, स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ को समझ चुका हूं तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ स्ट्रेस की वो वैल्यू है जो मटेरियल सह सकता है। इससे ज्यादा अगर किसी इसकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है तो मतलब उससे ज्यादा स्ट्रेस वो नहीं झेल सकता है। तो अब मैं जब स्ट्रेस की बात करता हूं, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए लिखता हूं, तो ये जो स्ट्रेसेस है दे आर नोन एज इंड्यूस स्ट्रेस। पी लोड लगाने पर जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। चाहे मैं यहां पर लेटस से दो मटेरियल्स ले लेता हूं, लेटस से ये यहां पर मैं ले लिया हूं आपका स्टील, यहां स्टील ले लिया है मैंने। ठीक है, और यहां पर मैंने सिंपल थ्रेड की वायर ले ली है, थ्रेड है ना, यहां पर ले लिया है। तो दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है लेटस से दैट इज सेम। ओके, नाउ दोनों का एरिया ए है। अब इसमें मैं कोई लोड लगाता हूं पी लोड दोनों में मैं अप्लाई कर रहा हूं, है ना। अब P की वैल्यू में ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता हूं, तो मैं देखूंगा दोनों में जो स्ट्रेस है सिग्मा इंड्यूस स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू P बाई ए, दोनों में सेम होगा, दोनों में सेम स्ट्रेस इंड्यूस होगा। लेकिन हम जानते हैं, हमने हमारे डेली लाइफ में ये चीज प्रैक्टिस भी की है
कि जो थ्रेड है वो डेफिनेटली पहले ब्रेक होगा एज कंपेयर टू स्टील। बहुत कम लोड में ही ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन स्टील जो है, स्टील की वायर जो है वो ज्यादा इस यहाँ पर लोड कैरी करेगी। कारण ये है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है, जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, वो ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी स्ट्रेंथ वो ज्यादा होती है वो ज्यादा लोड कैरी करता है, ये यहां से हमको समझ आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को स्ट्रेंथ के बारे में जानना, किसी मेटल की स्ट्रेंथ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे, यहां पर फॉर्मूले से हमको समझ आ रहा है कि दोनों में सेम स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जो है वो दोनों में सेम है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको दो चीजें पता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है और हमको कितना लोड अप्लाई करना है। उसी के बेसिस पे हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में, ताकि हमको अगर पता है कि हमको एक पर्टिकुलर लोड कैरी करना है तो उसके लिए सुटेबल मटेरियल हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां से आपको स्ट्रेंथ के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ के टाइप। ठीक है, स्ट्रेंथ के टाइप। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग हमने देखी है। टेंसाइल लोड होता है, कंप्रेसिव लोड होता है। ठीक है, हम लोग शेयर फोर्स लगाते हैं, तो अलग अलग तरह के से स्ट्रेंथ आती है। हम लोगों ने जब डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा था, तो वहां हमने देखा था एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर यील्डिंग स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग यील्ड पॉइंट। ठीक है, सो यील्ड पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है जहां पर जो मटेरियल है अब वो कंप्लीटली प्लास्टिकली डिफॉर्म होना चालू कर देता है। ठीक है, इसको अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, इसको लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। नाउ इस पॉइंट पे यील्डिंग स्टार्ट होती है, इस पॉइंट पे यील्डिंग एंड होती है। और मैंने बताया था आपको इस वीडियो में कि जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग एज द यील्ड स्ट्रेंथ लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि लोअर यील्ड पॉइंट जो होती है दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट यील्डिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट को यील्ड स्ट्रेंथ लेकर के चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ, तो यील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस की वो वैल्यू होती है जिस पे यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। देन होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ is the maximum value of tensile stress which a material can carry. Similarly, compressive stress, compressive strength is the maximum value of compressive stress which a material can carry without failure. And then shear strength, shear strength. ठीक है, shear strength is the maximum value of shear stress which a material can carry without failure. तो ये इनकी मैक्सिमम वैल्यूज होती है अलग अलग लोडिंग केसेस में स्ट्रेसेस की, जो ये कैरी कर सकते हैं उनको उस स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल, उसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग फेलियर क्राइटेरिया लेते हैं, क्योंकि जैसा कि ने बताया जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण, एक्सेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण फेल होते हैं। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो जोन है वो आपके यील्ड पॉइंट के बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यील्ड एक बार यील्डिंग हो जाती है अगर मटेरियल में तो वो कभी भी अपने प्रीवियस शेप में नहीं जा पाता, अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई इस पॉइंट को, लोअर यील्ड पॉइंट को, या फिर जिसको मैं यील्ड स्ट्रेंथ बोलता हूं, इस स्ट्रेंथ को मैं फेलियर क्राइटेरिया लेता हूं फॉर डक्टाइल मटेरियल। हालांकि जो ब्रेकेज होता है डक्टाइल मटेरियल में वो होता है आपका अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट के बाद, SUT के बाद। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरी ऑफ फेलियर्स है जो कि अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजों को एज अ स्ट्रेंथ लेते हैं। ठीक है, सो आइडियली डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग देखेंगे कि उसको एज अ फेलियर क्राइटेरिया लेकर के चला जाता है। ठीक है, ना जब हमको स्ट्रेंथ समझ आ गया, हमको समझ आ गया कि हर मटेरियल का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, लेकिन हर मटेरियल में अगर उन पे सेम लोड लगाया जाए और उनका क्रॉस सेक्शन सेम है तो सभी मटेरियल में सेम स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है ना। वो मटेरियल इसको कैरी कर पाएगा या नहीं ये उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS, जिसको स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये क्या है देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर लोड लगाने के बाद जब उसकी में स्ट्रेस की वैल्यू, इंड्यूस स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी तो वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है किसी भी केस में अगर S स्ट्रेंथ है,
ठीक है, एंड सिग्मा या टाउ जो है वो इंड्यूस स्ट्रेसेस है। सो इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ और टाउ इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ, ठीक है, सो इन दैट केस फेलियर विल टेक प्लेस, फेलियर विल टेक प्लेस। नाउ क्या होता है, देखिए अगर मुझे पता है कि ये कंपोनेंट एक पर्टिकुलर स्ट्रेस तक नहीं टूटेगा, लेट अस से जो स्टील की वायर है उसकी जो स्ट्रेंथ है लेट अस से वो 150 मेगापास्कल है, 150 मेगापास्कल है। अब अगर मैं इसकी फुल कैपेसिटी पे इसको यूज कराने की 150 मेगापास्कल का मैं इसमें स्ट्रेस इंड्यूस करवा दूं, इतना मैं इस पे लोड अप्लाई कर दूं, तो कभी भी ये ऑल ऑफ सडन फेल हो सकता है। कारण दूसरा ये भी है कि हम लोग जब टेस्ट करते हैं किसी कंपोनेंट का लैब में, और जो कंपोनेंट हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उनमें क्वालिटी का कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा ही। जितनी हाई फिनिशिंग, जितनी एक्यूरेटली मैन्युफैक्चरिंग हम स्पेसिमेन की करते हैं, हो सकता है मास प्रोडक्शन के कारण जो हम लोग को प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें उतनी अच्छी फिनिश, उतनी अच्छी क्वालिटी ना हो, ठीक है। सो यहां पर क्या है कि अगर मैं किसी भी कंपोनेंट को उसकी फुल स्ट्रेंथ पे यूज करूं, उसकी फुल कैपेसिटी पे यूज करूं, तो कभी भी ऑल ऑफ सडन वो कंपोनेंट फेल हो सकता है। दैट्स व्हाई डिजाइनर्स ने ये सजेस्ट किया कि जितनी उसकी फुल कैपेसिटी है, जितना मैक्सिमम वो सह सकता है, उससे उतना यूज ना लिया जाए, उससे कुछ कम लोड उस पर अप्लाई किया जाए, ताकि उसकी लास्टिंग जो है, उसकी जो लाइफ जो है वो ज्यादा रहे, प्लस जो ह्यूमन लाइफ है उसको कोई खतरा ना हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का टर्म आया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ अपॉन द डिजाइन स्ट्रेस, और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं फेलियर स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल, और वी कैन से अलाउएबल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मिलता है। लेट अस से कि किसी भी कंपोनेंट का जो स्ट्रेंथ है या फेलियर स्ट्रेस है, लेट अस से दैट इज 30 मेगापास्कल, यानी कि 30 मेगापास्कल का स्ट्रेस जब उसमें इंड्यूस होगा तो वो डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं उसको फुल कैपेसिटी पे यूज करूं, यानी कि उसमें इतने लोड में डालूं कि उसमें हमेशा स्ट्रेस 300 मेगापास्कल मेंटेन रहे या उससे कुछ कम मेंटेन रहे, तो डेफिनेटली ये जो कंपोनेंट है कभी भी फेल हो जाएगा और ह्यूमन लाइफ को यहाँ पर खतरा होगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कुछ कम लोड उसमें अब सजेस्ट करूंगा। बीइंग अ डिजाइनर मैं क्या करूंगा, कुछ कम लोड लगाऊंगा उसमें, और जो उसके यूजर्स है, जो कस्टमर्स हैं, उनको ये बताऊंगा कि इसकी कैपेसिटी 300 मेगापास्कल नहीं है, इसकी कैपेसिटी लेट अस से 100 मेगापास्कल है, ठीक है, 100 मेगापास्कल है। सो 100 मेगापास्कल मैं जब यहां पर बताता हूं तो दैट बिकम्स द परमिसिबल स्ट्रेस, और वी कैन से अलाउबल स्ट्रेस, और वी कैन से डिजाइन स्ट्रेस। सभी जो है सेम चीजें हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन सभी का एक ही मतलब है। डिजाइन स्ट्रेस यानी कि वो स्ट्रेस जो डिजाइनर सजेस्ट करता है कि इस पे इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना है, दैट इज कॉल्ड डिजाइनर स्ट्रेस, और परमिसिबल और अलाउएबल स्ट्रेस। एंड फेलियर स्ट्रेस दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो यहां पर देखता हूं, इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 3। इट इज नॉन डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, दैट्स व्हाई इट इज डायमेंशनलेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डायमेंशनलेस। नाउ यहां मुझे 3 मिल रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। इसका यह मतलब है कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है या जो कंपोनेंट है वो 3 टाइम्स सेफ है, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर इसमें जो अलाउएबल स्ट्रेस है उसको इक्वल टू स्ट्रेंथ रखते तो हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 मिलता है, यानी कि ये नेक टू नेक चल रहा है, ये कंपोनेंट कभी भी फेल हो सकता है। तो दैट्स व्हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के डिजाइन में, ठीक है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है इसको ध्यान में रखें अगर, तो हमको कुछ चीज समझ आएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं स्ट्रेस के फॉर्मूले पे ध्यान दूं तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बेसिकली होता है फोर्स अपॉन एरिया, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। यहां से मैं देख सकता हूं कि सिग्मा या फिर जो भी, अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूं तो टाउ, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाउ इनिशियली मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं किसी भी कंपोनेंट को उसके फुल कैपेसिटी पे, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ पे मैं यूज कर रहा हूं, जितना वो सह सकता है मैं उस पर उतना लोड लगा रहा हूं, तो उस केस में स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होगा। अब यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी
यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने क्या किया, जो स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा, जो प्रीवियसली वैल्यू ली थी मैंने उसको क्या किया, कम कर दिया। कैसे? इस फॉर्मूले से मैं निकालता हूं अगर डिजाइन स्ट्रेस, तो डिजाइन स्ट्रेस लेट अस से सिग्मा डिजाइन will be equal to S, that is strength upon factor of safety। यानी कि अब मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से स्ट्रेस की वैल्यू को डिवाइड कर दिया। लेट अस से मैंने स्टार्टिंग में 300 मेगापास्कल यूज किया जो कि मेरे मटेरियल की फुल कैपेसिटी थी। नाउ मैंने उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे नया डिजाइन स्ट्रेस मिल गया, दैट विल बी 300 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 100 मेगापास्कल्स। तो यहां पर मैंने देखा कि जब मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली तो उस केस में जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस था या फिर जो स्ट्रेस था उसकी वैल्यू घट गई। ठीक है, तो अब जो स्ट्रेस मैं ले रहा हूं दैट इज नोन एज डिजाइन स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, पहले जब मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लिया था उस केस में मैं जो मटेरियल था मेरा उसको उसकी फुल कैपेसिटी पे यूज कर रहा था, यानी कि जितनी उसकी स्ट्रेंथ है मैं उतना ही उस पे स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा था। तो उस केस में स्ट्रेस था आपका 300 मेगापास्कल, और क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा था तो इस रिलेशन से दैट इज स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो एरिया था वो कम था, यानी कि जो कंपोनेंट था वो पतला था। नाउ अब जब मैंने स्ट्रेस की वैल्यू कम करी है, यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस जो था वो मैंने घटा दिया, पहले 300 था अब वो हो गया आपका 100। तो यहां से मैं देख सकता हूं स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया से, क्योंकि स्ट्रेस घटा है दैट मीन्स जो एरिया है वो बढ़ा है। और ये स्ट्रेस क्यों घटा, क्योंकि मैंने यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा दी। पहले जो था जो अलाउेबल स्ट्रेस था दैट वाज 300 मेगापास्कल और जो स्ट्रेंथ थी दैट इज आल्सो 300 मेगापास्कल, सो 300 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज 1, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले 1 थी अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 हो गई, और यानी कि मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ा दिया। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है कि जब मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाता हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे से बढ़ाते जाता हूं, जो डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ कंपोनेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाते जाऊंगा जो डायमेंशंस है, साइज जो है कंपोनेंट का वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई पतली वायर हो और उस पर आप कोई लोड लगाओ और वो टूट जाए तो उस केस में हम कोई मोटी वायर ला करके लगा देंगे उसकी जगह। ये हमारा सिंपल कॉमन सेंस कहता है, क्योंकि हम जानते हैं जो मोटी वायर होगी वो ज्यादा लोड झेल पाएगी। या तो हमने मोटी वायर लगा करके किया क्या, ये तो एक डेली लाइफ का प्रैक्टिस है जिसमें हम सोचते नहीं कि हमने क्या किया, लेकिन एक्चुअली हमने जब मोटा वायर यूज किया तो उससे क्या हुआ, जब हमने मोटा वायर यूज किया तो उस केस में जो एरिया था वो हमने बढ़ा दिया। जब एरिया बढ़ गया तो जो इंड्यूस स्ट्रेस है वो घट गया, इंड्यूस स्ट्रेस घट गया तो उस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी वो आपकी बढ़ गई, क्योंकि ये जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है दैट इज द स्ट्रेंथ अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है या अलाउेबल स्ट्रेस होती है या डिजाइन स्ट्रेस होती है दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड स्ट्रेस। अब बार बार मैं यहां पर इंड्यूस्ड स्ट्रेस बोल रहा हूं तो ये होता क्या है, देखिए बेसिकली जब मैं कोई भी लोड लगाता हूं उसी कारण जो भी स्ट्रेस आपका इंड्यूस होगा, जो पैदा होगा उस मटेरियल में, दैट इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड स्ट्रेस। और अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान दोगे तो जो भी फॉर्मूले हैं स्ट्रेस के, लाइक सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, टाउ इज इक्वल टू वी बाई ए, और एनी फॉर्मूला जो भी आप आगे टॉपिक्स में देखेंगे, तो उस फॉर्मूले से मैं किसी पर्टिकुलर लोड की वैल्यू पुट करके जब मैं स्ट्रेस कैलकुलेट करता हूं, सो आई एम कैलकुलेटिंग द इंड्यूस्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जब कोई लोड लगा के उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी फॉर्मूले से जब मैं स्ट्रेस कैलकुलेट करता हूं दैट गिव मी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड स्ट्रेस। ठीक है, एंड इंड्यूस स्ट्रेस की वैल्यू कभी भी परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जब एरिया बढ़ाया तो बेसिकली आपने इंड्यूस स्ट्रेस की वैल्यू को कम कर दिया, तो जो कंपोनेंट था आपका वो ज्यादा सेफ हो गया। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब बढ़ती है तो यहाँ पर जो एरिया होता है यानी कि डायमेंशंस जो होते हैं आपके कंपोनेंट के वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। हमने डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी देखे हैं। हमने देखा था जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें हमको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिलता है और उसके बाद वो फ्रैक्चर होता है,
लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें बहुत कम या एकदम इतना स्मॉल उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है कि हम उसको कई बार नोटिस भी नहीं कर पाते हैं और वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहां से हमको अब समझना बहुत जरूरी है कि डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस किस चीज को कहते हैं। सो डक्टिलिटी किसी मटेरियल में वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो पर्टिकुलर मटेरियल लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देता है। तो सबसे देखते हैं डक्टिलिटी के बारे में। सो डक्टिलिटी is the property of material by virtue of which a material gives large degree of plastic deformation before fracture। सो जब डक्टिलिटी को हम लोग चेक करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग वहां पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। नाउ डक्टिलिटी की आपको एक डेफिनेशन और देखने को मिलेगी बुक्स में, दैट इज डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण हम लोग मटेरियल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ थिन वायर में कंप्लीट करने का मतलब क्या है, यानी कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनिशियली लार्ज था तो उस केस में मैंने इसको स्ट्रेच किया, ठीक, और स्ट्रेच कर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने रिड्यूस कर दिया लाइक दिस। सो ये प्रॉपर्टी जिसके कारण ये प्रोसेस मैं कर पा रहा हूं दैट इज नोन एज डक्टिलिटी, ठीक है। सो बेसिकली डक्टिलिटी को चेक करने के लिए हमेशा मैं टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट करता हूं। कारण क्या है, यहां पर डेफिनेशन जो आपको मैंने सेकंड डेफिनेशन बताया, दैट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो ड्रॉन यहाँ का मतलब होता है ड्राइंग प्रोसेस से यहाँ पर मतलब है। ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, ड्राइंग प्रोसेस एक बहुत ही पुराना कन्वेंशनल तरीका है वायर्स बनाने का, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए हमारे पास एक डाई होती है, ठीक है, डाई के एंड पे एक ओपनिंग होती है, होल होता है, जिसके अंदर इसके अंदर मैं मटेरियल, इसकी कैविटी के अंदर मैं मटेरियल को जिसका भी मुझे वायर बनाना उसे फिल कर देता हूं। देन यहां पर इसके एंड पर जो मटेरियल है इसको मैं यहां से इसको पुल करना स्टार्ट करता हूं, अप्लाइंग का टेंसाइल फोर्स पी, और धीरे धीरे जैसे है इसको मैं मटेरियल को डाई के अगेंस्ट पुल करते जाता हूं, खींचते जाता हूं और मुझे वायर्स मिलते चले जाते हैं, ठीक है। तो एकदम फंडामेंटल इसका मैंने आपको अरेंजमेंट समझाया है। मैन्युफैक्चरिंग में जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो इसकी और डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू वायर्स यहाँ पर जनरली मैन्युफैक्चर करता हूँ। सो ड्राइंग प्रोसेस में मटेरियल के ऊपर हम लोग टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, और इस टेंसाइल फोर्स के एक्शन के कारण ये जो मटेरियल है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देन रिड्यूस होने जाता है। तो इस रिडक्शन के कारण मेजरली टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ मटेरियल विल अंडरगो अ लार्ज रिडक्शन इन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इट विल गिव हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि उस मटेरियल को फ्रैक्चर होने से पहले लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देना होगा। अगर वो बहुत कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देती है तो उसकी डक्टिलिटी को हम लो है बोलेंगे, ठीक है। इफ अ मटेरियल गिव लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो भी कब, बिफोर फ्रैक्चर। सो उस केस में जो डक्टिलिटी है वो लो डक्टिलिटी है इस केस में। अगेन अगर वो हाई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देती है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो भी कब, बिफोर फ्रैक्चर, तो उस केस में मैं इसको बोलूंगा हाई डक्टिलिटी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डक्टिलिटी। नाउ वी विल सी अबाउट ब्रिटलनेस। और ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज जस्ट अपोजिट टू द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कारण वो हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देती है। सो ब्रिटलनेस के कारण कोई मटेरियल जो होगा वो लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देगा। सो ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी of material by virtue of which a material
will undergo low degree of plastic deformation before fracture. सो फ्रैक्चर होने से पहले जो मटेरियल है वो लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देगा। अब यहां पर लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देने के कारण एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक ये कि जो जब कोई मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है तो वहां पर जो भी उस कंपोनेंट को यूज कर रहा है, जो यूजर है उसको उसके फ्रैक्चर के पहले कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि अब इस कंपोनेंट को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मटेरियल में ज्यादा ब्रिटलनेस होगी तो वो बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के, यानी कि कोई भी इंडिकेशन दिए बिना वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें ब्रिटलनेस ज्यादा होगी, ऐसे कंपोनेंट्स को, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग स्ट्रक्चर्स में यूज कम से कम करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स जो होते हैं, लाइक ट्रसेस की बात करो, ट्रसेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको कभी भी मैं ब्रिटल मटेरियल का नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उनमें ब्रिटलनेस होगी। ब्रिटलनेस होने के कारण क्या होगा, वो विदाउट इंडिकेशन वो फेल होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है इन केस ऑफ ए स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ब्रिटलनेस इज जस्ट अपोजिट टू द डक्टिलिटी। और इसको भी चेक करने के लिए कि कोई मटेरियल ब्रिटल है या नहीं, हम लोग उसके टेंसाइल टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। तो कभी भी याद रखना है हमको कि जो ब्रिटलनेस है या डक्टिलिटी है, दोनों का पता अंडर एक्शन ऑफ अ टेंसाइल फोर्स पता चलता है। ठीक है, नाउ ब्रिटलनेस के कारण, जैसे कि डक्टिलिटी में मैंने दिखा था, लार्ज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया देखने को मिल रहा था और मैं उसको वायर में कन्वर्ट कर सकता था। अगर उसमें ब्रिटलनेस होगी सो देयर विल बी लेस रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया, ज्यादा रिडक्शन नहीं होगा क्रॉस सेक्शन एरिया में। ठीक है, सो ड्यू टू ब्रिटलनेस फर्स्ट ऑफ ऑल लो रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम रिड्यूस होगा। ठीक है, और उसको वायर्स में कन्वर्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द मटेरियल इनटू थिन वायर्स, है ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सो दिस वाज अबाउट डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैलेबिलिटी। Malleability is property of material by virtue of which a material undergoes a large reduction in cross section area under action of a compressive force। यहाँ पर जो malleability है that is very similar to ductility। ठीक है, ductility में भी हमारा जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो because of ductility large reduction in cross section area देता है before fracture। सेम वैसे ही मैलेबिलिटी अगर उसमें है, सो मैलेबिलिटी अगर उसमें है तो उसके कारण भी वो लार्ज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया देता है। बट डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी में डिफरेंस ये है कि अगर कोई मटेरियल में डक्टिलिटी है तो डक्टिलिटी का पता चलता है अंडर एक्शन ऑफ अ टेंसाइल फोर्स और टेंसाइल लोड, बट उसकी मैलेबिलिटी का पता चलता है अंडर एक्शन ऑफ अ कंप्रेसिव फोर्स। सो इसको एक और तरीके से आपको डिफाइन किया जा सकता है मैलेबिलिटी को, दैट मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, जिसके कारण मैं उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। आप देखते हैं टिफिन के लिए जो हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, सो एल्यूमिनियम जो है दैट इज हाईली मैलेबल, उसको बहुत ज्यादा मैं चपटा करके उसको मैं शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो एल्यूमिनियम की जो मैलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो यहां पर हमको समझ आता है कि जो मैलेबिलिटी है उसका पता अंडर एक्शन ऑफ अ कंप्रेसिव फोर्स लगता है, और क्योंकि मैं उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, यानी कि इसमें भी डक्टिलिटी के जैसा ही लार्ज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन, लार्ज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन मिलता है। ठीक है, दूसरा हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी मिलता है। हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है दो चीजें हैं, ये सिमिलैरिटी है और जो फोर्स का नेचर है वो उसके बीच डिसिमिलैरिटी है। ठीक है, इसमें डिफरेंस है। ठीक, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी के बीच में।
वो ये कि जो मटेरियल डक्टाइल है, यानी कि जब जिसमें डक्टिलिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली उसमें मेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द डक्टाइल मटेरियल्स। ओके, बट कोई मटेरियल जो कि मेलेबल है वो डक्टाइल होगा, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। वो हो भी सकता है उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी खासी हो सकता है उसमें ना हो, बट अगर कोई मटेरियल डक्टाइल है सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो डेफिनेटली मेलेबल भी होगा। लेकिन अगर कोई मटेरियल मेलेबल है तो इसमें यहां पर श्योरिटी नहीं है कि वो डक्टाइल भी होगा। इट इज, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मेलेबिलिटी के लिए हम लोगों का जो मटेरियल है वो स्ट्रांग होना चाहिए अंडर कंप्रेशन, ठीक है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं जब लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की, तो उस केस में हम लोग एक वर्ड उसमें ऐड करते हैं दैट इज बिफोर फ्रैक्चर, यानी कि बिना फेल हुए प्लास्टिकली डिफॉर्म होने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए अंडर एक्शन ऑफ अ कंप्रेसिव फोर्स। सिमिलरली फॉर डक्टिलिटी, बिना फेल हुए, बिना फ्रैक्चर हुए हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, दैट इज फॉर अ डक्टाइल मटेरियल। और क्योंकि फोर्सेस का नेचर सेम है तो डेफिनेटली जो मटेरियल्स होंगे उनके नेचर भी डिफरेंट हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जब टेस्ट किए गए नंबर ऑफ टेस्ट तो पता चलता है कि मेलेबिलिटी अगर उसमें है तो उसमें डक्टिलिटी भी होगी, ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, डक्टाइल मटेरियल जितने भी निकले उसमें अंडर टेस्ट पता चला कि वो मेलेबल भी अच्छे हैं, उनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है। सो यहाँ पर हमने आज देखा स्ट्रेंथ के बारे में, हमने डक्टिलिटी के बारे में पढ़ा, हमने ब्रिटलनेस के बारे में पढ़ा, हमने मेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम जो रिमेनिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो। आज यहाँ पर हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हमने लगभग 4 प्रॉपर्टीज आज देख ली हैं। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। आई होप आपको जितनी भी थ्योरीज हैं, जो भी स्टेटमेंट्स मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो अच्छे फॉर्म में समझ आ रही होंगी, आप उसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, तो आपके पास वो बुक अगर है तो अच्छी बात है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक्स के बारे में, टेक्स्ट बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो बीसी पूनमिया की बुक है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की वो अच्छी है या नहीं, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी बुक है। मैंने जो अपनी वीडियो में जो मुझे मेरे पर्सनल फेवरेट बुक्स हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में फील किया है कि अच्छे हैं और उनकी डिलीवरी अच्छी, कंटेंट अच्छा है, मैंने वो आपके सामने रखे हैं। नो डाउट जो बुक आपको अच्छी लग रही है आप वो बुक प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मेरे और मेरे गेट एकेडमी टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।